गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं गेटको का क्वेश्चन पेपर। ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि गुड गेटको का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसका पैटर्न समझें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि गेटको सेम टाइम पे रिजल्ट दे देता है एग्ज़ाम के बाद ही, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है। आप थोड़ा सा इसका पैटर्न समझ लें कि किस तरह का पेपर आता है और कैसे इसको डील करना है, तो आप इसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको साथ में ये भी बताते चलूँगा कि कैसे आपको डील करना है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सब कुछ पढ़ लेने से ही नहीं होता, आपको सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। तो कम टाइम में आप कैसे इफ़िशिएंटली इसको प्रिपेयर कर सकते हो, मैं साथ के साथ आपको वो भी बताते हुए चलूँगा। और जहाँ तक हो सकेगा मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करते हुए चलूँगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है प्रश्न, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर एन इलास्टिक मटेरियल। पॉइजन्स रेशियो का एक न एक क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलता है। पॉइजन्स रेशियो से आपको क्या क्या वैल्यू याद करनी है, मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, किस मटेरियल के लिए किस रेंज में लाई करता है, और पॉइजन्स रेशियो का फार्मूला क्या होता है। तो ये चारों पांचों चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, पॉइजन्स रेशियो बेसिकली फॉर्म होता है मटेरियल का, जब मटेरियल पे फोर्स लगाया जाता है, कोई भी मटेरियल मान लीजिए, अगर हमने इस पर फोर्स लगाया तो इसकी डायमेंशन में चेंज आएगा। मान लीजिए हमने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया एक्सएलई, तो क्या होगा, इसका लेंथ तो बढ़ेगा बट इसका डायमीटर घटेगा। तो जो इसका लेंथ का डायमेंशन है, दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जो इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन है उसको बोलते हैं लेटरल, तो लेटरल स्ट्रेन। तो इन दोनों स्ट्रेन की मेजरमेंट को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है पॉइजन्स रेशियो में। तो लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन की याद रखिएगा, यहाँ पे होता है स्ट्रेन ऑनली। तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए भी पूछते हैं कि स्ट्रेन होता है कि स्ट्रेस होता है, आपको ऑप्शन दे देंगे। तो याद रखिएगा लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल हमेशा स्ट्रेन ही होता है, इज इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन समझ गए, दोनों स्ट्रेन की वैल्यू है, दोनों ही डायरेक्शन में। म्यू की जो वैल्यू वेरी कर सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू -1 to 0.5 हो सकती है। ये 0.1 इसकी मिनिमम वैल्यू है और 0.5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। नाउ नेगेटिव जो होता है इसका वैल्यू, वो होता है सिर्फ और सिर्फ फोम के लिए। फोम, क्योंकि जब हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डायमीटर रिडक्शन की वजह एक्सपेंड होता है, तो इसलिए दोनों का साइन सेम हो जाता है और लास्टली हमें म्यू माइनस में मिलता है। बाकी मटेरियल के लिए देखिए मैं बताता हूँ, जीरो किसके लिए होता है, कॉक के लिए, म्यू की वैल्यू जीरो कॉक के लिए होता है। परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक के लिए होता है, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक, जैसे कि रबर हो गया एग्जाम्पल के लिए, इसके लिए होता है 0.5। तो ये मैक्सिमम वैल्यू समझ गए, मिनिमम वैल्यू समझ गए, जीरो वैल्यू समझ गए। अब आता है स्टील का, स्टील का हम जानते हैं 0.3 होता है। कंक्रीट का म्यू फॉर कंक्रीट 0.15 होता है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट वैल्यू आप याद रखिए, कंक्रीट के लिए 0.15, स्टील के लिए 0.3, कास्ट आयरन के लिए, कास्ट आयरन के लिए होता है ये 0.2 to 0.3, 0.2 to 0.3। तो इस तरह से कुछ जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं उनको आप याद रखें। बट आपको इन सब में से कहीं कहीं से क्वेश्चन एक जरूर मिल जाएगा। पॉइजन्स रेशियो या तो डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा, या फिर रेंज से क्वेश्चन आएगा, या फिर किसी मटेरियल का पूछ लेगा। परफेक्टली इलास्टिक का 0.5, जैसे कि रबर, कॉक के लिए जीरो होता है, फोम के लिए नेगेटिव होता है, कॉन्क्रीट के लिए हमारा 0.15 होता है, स्टील के लिए 0.3, कास्ट आयरन के लिए 0.2 to 0.3। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स उनकी वैल्यू 0.2 to 0.3 के बीच में ही रहता है। तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, पूछा है कि फॉर इलास्टिक मटेरियल, तो इसके लिए 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी अगर दो बॉडी में अलग अलग फोर्स की वजह से स्टोर हो रहा है, तो दोनों का इफेक्ट अगर हम एक साथ कंसीडर करें उस टाइम में, और अलग अलग कंसीडर करें उसमें, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये तो हम कोई भी बता सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2। और सिग्मा की वैल्यू, तो एक बार अगर हम P1 प्लस P2 का स्क्वायर करेंगे तब, और एक P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर करेंगे तब। हमें सभी जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा हो, कितना टाइम ज़्यादा होगी, कितना ज़्यादा होगा, 2AB अमाउंट ज़्यादा होगा इस वैल्यू से, तो ये हमेशा ही ज़्यादा रहने वाला है।
इसलिए यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन, अगर पूछता है कितना ज़्यादा होगा तो 2ab ज़्यादा होगा। ठीक है। क्रीप स्ट्रेन, क्रीप क्या होता है, काफ़ी समय तक सेम लोडिंग है, सेम सब कुछ है, बट ड्यू टू टेम्परेचर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो क्रीप को अफेक्ट करते हैं। हमने लोड भी नहीं बढ़ाया, कुछ भी नहीं बढ़ाया, फिर भी सस्टेन्ड लोड भी सेम है, फिर भी हमें स्ट्रक्चर में एक स्ट्रेन देखने को मिलता है, जैसे कहते हैं क्रीप स्ट्रेन। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डेड लोड ओनली। ठीक है, ड्यू टू डेड लोड ओनली हमेशा ही होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है अलग अलग पेपर में। इसमें कोई भी लाइव लोड या कोई भी विंड या अर्थक्वेक लोड का कोई रोल नहीं होता है, डेड लोड की वजह से ही होता है, ड्यू टू द टेम्परेचर इफेक्ट, ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ड्यू टू इंग्रेडिएंट्स इफेक्ट, बट ड्यू टू सस्टेन्ड लोड ओनली। इसकी जगह आपको सस्टेन्ड लोड भी आ सकता है। तो सस्टेन्ड लोड मतलब सेम लोड बस कंटिन्यूसली अप्लाइड है, तो वो होता है डेड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद द बेंडिंग ऑफ द बीम, फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट जब भी आए तो आप याद रखिएगा कि dm by dx रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शीयर फोर्स, df by dx रेट ऑफ चेंज ऑफ शीयर फोर्स इज इक्वल टू लोडिंग। ये रिलेशन आप याद रखिएगा। तो क्या पूछा है इसमें, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू शीयर फोर्स, यस। स्लोप ऑफ शीयर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी, यस। स्लोप ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू फ्लेक्सुरल रोटेशन, नहीं। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है, 1/r को हम बोलते हैं कर्वेचर। ठीक है। तो अगर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी लेंगे तो वो हमेशा कर्वेचर के बराबर ही होगा। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू फ्लेक्सुरल रोटेशन, नहीं, फ्लेक्सुरल रोटेशन मीन्स थीटा। तो ये कर्वेचर का नहीं होता, कर्वेचर अपॉन हमेशा 1/r होता है। द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में अगर कभी भी ऐसा दिया हो तो आप सिंपली क्या कीजिए, मोड डायग्राम बना लीजिए। जीरो वैल्यू यहाँ पे है, मेजर कहाँ पे दिया हुआ है, मेजर 4 है, तो प्लस प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो 4 यहाँ पे हमारा मेजर हो गया, और माइनर क्या दो, -4, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे है। अब और शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा बनेगा, ये होगा हमारा टाउ मैक्स की वैल्यू, ये हमारा टाउ मैक्स। तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगा, वही पूछ रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगा, इसके रेडियस के बराबर। तो जाहिर सी बात अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8 है तो ये कितना होगा, 4 ही होगा। तो आप डायग्राम से बिना कोई कैलकुलेशन के भी फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस -4 प्लस और ये माइनस, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, तो 8 डिवाइड बाई 2, तो रेडियस क्या होगा इसका, 4 ही होगा। तो 4 ही आपको यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायग्राम बना के आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। इन अ रियल बीम एट वन एंड बाउंड्री कंडीशन ऑफ जीरो स्लोप एंड जीरो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये क्वेश्चन है कंजुगेट बीम मेथड से डिफ्लेक्शन का। तो कह रहा है कि रियल बीम है, उसमें अगर जीरो स्लोप और जीरो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो स्लोप भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, मतलब क्या है, सपोर्ट क्या है, फिक्स सपोर्ट है। ठीक। अब कह रहा है कि उसमें जो करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बीम होगा, तो हम जानते हैं कि कंजुगेट बीम में क्या होता है, फिक्स फ्री में कन्वर्ट हो जाता है और फ्री फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। हिंज का हिंज ही रहता है, रोलर का रोलर ही रहता है, बट फिक्स फ्री में और फ्री फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो कंजुगेट बीम में होगा, मतलब फ्री एंड हो गया, बाउंड्री कंडीशन क्या रहेगा, तो इस पे बाउंड्री कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, शियर फोर्स जीरो, बेंडिंग मोमेंट जीरो। हम जानते हैं कि अगर ये फ्री हो गया तो ना ही ये बेंडिंग मोमेंट ले सकता है, ना ही आपको शियर फोर्स मिलेगा। तो अगर हम कैंटिलीवर बीम मान के डिजाइन करेंगे तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा, या फिर ये डायग्राम ऐसा बनेगा, बट यहाँ पे हमेशा स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों, सॉरी, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स जीरो होंगे, स्लोप और डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इन अ प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम लेंथ एल कैरीज यूडियल लोड, द रिएक्शन एट द प्रोप्ड एंड। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बट ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कंसेप्ट जानते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन का कंसेप्ट जानते हैं, आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके, मैं कोई एक तरीका बता देता हूँ। ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, ये हमारा प्रोप्ड बन गया, और क्या कह रहा है, यूडियल लोड है, यूडियल लोडिंग है। एक तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पूछा है प्रोप्ड एंड पे, मतलब ये आर बी की वैल्यू मान लो पूछते हैं, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसको तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत मेथड है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं इसको, आप मोर्स फार्मूला जो है, मोर्स थ्योरम जो है, उससे फाइंड कर सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली मोर्स थ्योरम से आपको ये कोई भी अगर कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन आए या प्रोप्ड कैंटिलीवर का, तो आप मोर्स थ्योरम यूज करें, मोमेंट एरिया थ्योरम यूज करें, उससे आप आसानी से कोई भी सोल्यूशन, डिफ्लेक्शन, स्लोप किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। बट इस केस में हमें सिर्फ रिएक्शन पूछा है, तो उसके लिए हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि
जितना यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा होगा हमारा यूडीएल, उतना ही ये रिएक्शन यहाँ से डेवलप कर रहा होगा। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो हम कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल लोडिंग का डिफ्लेक्शन जानते हैं। ये आपको रटना पड़ेगा स्लोप डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, कि पॉइंट लोड के केस में कितना होता है, कपल के केस में कितना होता है, और इसके केस में कितना होता है। तो इसके केस में होता है WL3/8, WL3/8। तो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन जो आएगा वो WL3/8 होगा। और ये रिएक्शन कितना जनरेट करेगा, तो अगर हम इसे पॉइंट लोड मान के, अगर अब हम करें कि यहाँ पॉइंट लोड है, तब कितना डिफ्लेक्शन होगा, सेम टू सेम। तो इसके लिए कितना होगा 3, तो WL²/3। ठीक, तो बस इन दोनों को आपको इक्वेट करना है। 3/8 ही आपको बचेगा यहाँ पे, यहाँ से 3 बच जाएगा, यहाँ से 8 बच जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इन अ कॉलम सेक्शन शियर सेंटर इज अ पॉइंट थ्रू विच। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कॉलम के कंसेप्ट में क्या होता है, अगर हमारे कोई भी सेक्शन है, अगर लोड सीजी पे अप्लाई हो रहा है, तब तो कोई भी उसमें एसेंट्रिसिटी नहीं होगी, कोई भी उसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें एक्सियल स्ट्रेस डेवलप होगा। बट अगर एसेंट्रिसिटी आ गई, चाहे एक एक्सिस पे चाहे दो एक्सिस पे, तो उसमें एसेंट्रिसिटी होगी। तो कह रहा है कि इससे बचने का एक और तरीका है कि आप में आपके इसमें टॉर्सन ना आए। उसके लिए क्या तरीका है कि हर एक स्ट्रक्चर का एक शियर सेंटर होता है। अब शियर सेंटर को फाइंड करो और लोड वहां पे भी अप्लाई करोगे, तब भी एसेंट्रिसिटी होने के बावजूद भी आपको के कॉलम में कोई भी टॉर्सन फोर्स नहीं मिलेगा, ओनली क्या होगा, बेंडिंग होगा, ओनली बेंडिंग। तो आपसे दोनों तरीके से पूछ सकता है कि अगर शियर सेंटर पे लोड अप्लाई हो रहा है तो क्या डेवलप होगा, तो ओनली बेंडिंग डेवलप होगा, क्या नहीं होगा तो टॉर्सन नहीं होगा। इसके में क्या पूछा है, सेक्शन विल नॉट सब्जेक्टेड टू, नहीं पूछा है तो टॉर्सन नहीं होगा, होगा क्या तो बेंडिंग। तो दोनों ही कंडीशन के लिए आपको दोनों चीज याद रखना है, ओनली बेंडिंग नो टॉर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेल लोड इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग कॉलम गिवन मटेरियल, क्रॉस सेक्शन गिवन है, लेंथ गिवन है। तो हम जानते हैं कि हमारा यूलर्स फॉर्मूला क्या कहता है कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है π² EI डिवाइड बाई LE², ठीक, या फिर π² E डिवाइड बाई λ², दोनों फार्मूले हैं। तो कह रहा है किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ओनली नहीं है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हाँ, EI जरूर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, बट ओनली नहीं है, क्योंकि EI के अलावा यहाँ पे लेंथ भी काम में आ रहा है, या फिर स्लेंडरनेस रेशियो भी काम में आ रहा है। तो ओनली वाला कंडीशन गलत हो जाएगा। अगर और कोई ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे ओनली नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी सही होता, क्योंकि EI इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, इट्स स्लेंडरनेस रेशियो ओनली आ गया नहीं, इसके अलावा भी और भी कुछ है। तो ऑप्शन ये आएगा, क्योंकि बोथ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एंड स्लेंडरनेस रेशियो। हाँ, पूछता कि प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप दोनों ही केस में क्या लगाते, ई के प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल है, तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के भी प्रोपोर्शनल ही हुआ, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कितना स्क्वायर टाइम्स, स्लेंडरनेस रेशियो के भी स्क्वायर टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है घुमा के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के टर्म में या फिर डायरेक्ट टर्म में, कि किसके प्रोपोर्शनल है किसके प्रोपोर्शनल नहीं। चलिए आगे चलते हैं। द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये आपको डेफिनेशन डायरेक्टली 456 में मिलेगा। क्या कहता है कि करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की क्या डेफिनेशन है, कि ऐसा स्ट्रेंथ जो 95% उसके चांस हो कि कम से कम वो स्ट्रेंथ तो मिलेगा ही मिलेगा। 100 क्यूब आपने टेस्ट किया तो उसमें से 95 क्यूब का तो वो स्ट्रेंथ मिलेगा ही मिलेगा। 5% का हम ये मान सकते हैं कि 100 में से 5 क्यूब का स्ट्रेंथ उस एक डिफाइंड वैल्यू से कम मिलता है, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो इस केस के लिए क्या डिफाइन किया गया है कि 5 नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, ऐसा ही कोड में लिखा हुआ है। तो ये हो गया। और करेक्टरिस्टिक लोड के लिए क्या डेफिनेशन है, तो नॉट मोर देन 95% ऑफ द चांसेस टू बी एक्सीड। लोड के केस में अपोजिट है, कि उस केस में हम ये कहते हैं कि 95% चांस से ज़्यादा चांस नहीं है कि वो वैल्यू एक्सीड करे लाइफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक लोड। स्ट्रेंथ के केस में क्या है कि नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ये दोनों ही वैल्यू आपको एस 456 में मिल जाएगी। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एज पर एस 456, तो कंक्रीट के लिए 1.5, स्टील के लिए 1.15, दोनों के लिए याद रखें आप। यही अगर अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पूछता तो कंक्रीट के लिए होता है 3 और स्टील के लिए होता है 1.8। तो कई बार क्वेश्चन में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही पूछ लेता है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का भी याद रखें, कंक्रीट के लिए 3 होता है और स्टील के लिए 1.8 होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट डिक्रीज विद इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है कि जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा, ये अगर बढ़ता है तो क्या होगा, वाटर का अमाउंट बढ़ रहा है, सीमेंट का अमाउंट घट रहा है, तो स्ट्रेंथ की वैल्यू भी घटेगी। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ। तो 1 अपॉन स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, डिक्रीज इंक्रीज के बराबर होता है, बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वाटर इज एडेड इन द कॉन्क्रीट मिक्स फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, बिल्कुल वाटर किसका काम क्या है, हाइड्रेशन प्रोडक्ट बनता है सीमेंट का, C2S से C3S से, इन सबसे हाइड्रेशन प्रोडक्ट मिलता है C3A से, और वर्केबिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि सेमी सॉलिड स्टेट में पहुंच जाता है वो। क्रिप एंड श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट आर इंडिपेंडेंट, नहीं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं कि जो क्रिप है और श्रिंकेज इट इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द वाटर सीमेंट रेशियो, कितना वाटर उसमें मिक्स किया गया है हमारे कंक्रीट में एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, उस पर हाईली डिपेंडेंट है क्रिप और श्रिंकेज। जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही क्रिप भी ज़्यादा होगा, उतना ही श्रिंकेज भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके जेल में उतना ही पानी होंगे तो उतना ही क्रिप को अकर करेगा ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ। इसलिए कह रहा है नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कह रहा है, तो नहीं, ये गलत है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। रेनफोर्स्ड कंक्रीट में अलोंग द सी कोस्ट है तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो रेनफोर्स्ड पूछ रहा है तो याद रखिए रेनफोर्स्ड के लिए M30 और PCC के लिए ये कोड का डायरेक्ट वैल्यू है, 456 में ही वैल्यू आपको डायरेक्ट मिलेगा। PCC के लिए पूछता है तो M20, RCC के लिए पूछा है तो M30। वाइल डिजाइनिंग स्टील कॉलम ग्रेड दिया हुआ है Fe250, अ बेस प्लेट रेस्टिंग ऑन अ कंक्रीट पेडेस्टल ऑफ M20 ग्रेड दिया हुआ है, बियरिंग स्ट्रेंथ, तो पूछा है लिमिट स्टेट मेथड के आधार पे बियरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होगी। तो IS 456 डायरेक्टली स्पेसिफाई करता है, मैं आपको क्लॉज नंबर ही बताता हूँ कौन से क्लॉज नंबर में स्पेसिफाई किया गया है। ये है क्लॉज नंबर आई थिंक 34.4, 34.4। लिमिट स्टेट मेथड से अगर पूछा है तो आप इसको डायरेक्टली 0.45 इंटू FCK से फाइंड कर सकते हैं। 0.45 इंटू 20 जब आप करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। अगर लिमिट स्टेट मेथड की वजह वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पूछता, वो भी पूछ सकता है, तो उसके लिए वैल्यू आपको 0.25 इंटू FCK करना है। ठीक, दोनों वैल्यू आप याद रखें। तो पेडेस्टल के लिए जो बियरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है एज पर IS 456, लिमिट स्टेट मेथड में 0.45 FCK और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में 0.25 FCK। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए पूछ रहा है तो 0.7 इंटू अंडर रूट FCK, ये भी IS 456 का डायरेक्ट वैल्यू है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि आप RCC के लिए इस सब्जेक्ट में अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, और वो कहाँ से करें, सिर्फ और सिर्फ कोड से। IS 456 और 800 को तो अच्छी तरह से आप रट लें, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं कि ये बार बार पूछे जाते हैं उनको आप अच्छी तरह से रट लें। तो सबसे पहला रूल आप गेटको के लिए क्या याद कर लीजिए कि आपको दोनों ही कोर अच्छी तरह से रट के जाना है, 456 और 800। आप जितने अच्छे से रट सकते हो उतने अच्छे से रट लो, इवन वैल्यूज तक रट के रखो। नेक्स्ट इज इन अ स्टील प्लेट विद बोल्टेड कनेक्शन द रप्चर ऑफ द नेट सेक्शन इज मोड ऑफ फेलियर अंडर। तो जब हम जानते हैं कि जो टेंशन में होता है, जब हम स्टील मेंबर में टेंशन मेंबर का डिजाइन करते हैं तो तीन हम फेलियर मोड लेते हैं। पहला होता है कि नेट सेक्शन और ग्रॉस सेक्शन। पहला होता है ग्रॉस सेक्शन, तो ग्रॉस सेक्शन को हम कैसे चेक करेंगे, यील्डिंग के द्वारा, यील्डिंग पे चेक करेंगे। दूसरा नेट सेक्शन, नेट सेक्शन रप्चर के द्वारा फेल होता है, ठीक। और तीसरा होता है ब्लॉक फेलियर, ब्लॉक फेलियर दैट मीन शियर फेलियर। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि ग्रॉस सेक्शन जो यील्डिंग होगा तो इसे हम FY पे यूज करेंगे, FY इसमें यूज करते हैं, और रप्चर जो होगा तो ये FU पे होगा, तो इसलिए हम इसमें प्लेट की स्ट्रेंथ FU यूज करते हैं। तो ये भी दोनों याद रखिएगा कि ग्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज गवर्नड बाय यील्डिंग which is taken at FY, net section is always governed by rupture which is taken FU, और तीसरा मोड होता है ब्लॉक शियर फेलियर टेंशन मेंबर डिजाइन के लिए। नेक्स्ट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ सर्कुलर सेक्शनल इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल का मीन्स कैंटिलीवर बीम बन गया, कांस्टेंट डायमीटर तो हम भी जानते हैं कि क्या होता है इसके लिए इफेक्टिव लेंथ LE इज इक्वल टू 2L, बहुत सिंपल है। इफेक्टिव लेंथ हर एक कंडीशन के लिए आप लोग जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन में कई बार आता है, ये आपको 456 कोड में ही मिल जाएगा, आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं कहीं। प्लेट गटर जब डिजाइन करते हैं, वे प्लेट इज कनेक्टेड टू फ्लेंज बाय फिलेट वेल्डिंग, साइज ऑफ प्लेट वेल्ड इज डिजाइन टू रेसिस्ट। देखिए
प्लेट गटर हमारा आई सेक्शन होता है, बिल्टअप आई सेक्शन होता है, और इसका शियर स्ट्रेस कैसा होता है कि 80 to 85% जो शियर स्ट्रेस होता है वो वेव के द्वारा ही रेसिस्ट होता है, ठीक है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है। ये पैराबोलिक है, ये भी पैराबोलिक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी पैराबोलिक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये फ्लेंज से वेव में टच करता है, और यहीं पे वेल्डिंग की जाती है, क्योंकि ऊपर का प्लेट फ्लेंज का प्लेट अलग होता है और वेव का प्लेट अलग, यहाँ पे वेल्डिंग होगी, यहाँ पे वेल्डिंग होगी। तो इस वेल्डिंग को क्या कितना शियर फोर्स रेसिस्ट करना पड़ता है, यहाँ पे मेजर शियर फोर्स ही होगा, क्योंकि जितना इसका विड्थ बढ़ेगा तो ये जो रेशियो है ये B/T रेशियो से बढ़ता है। तो इसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स बिटवीन द फ्लेंज एंड वेव प्लेट, दैट मीन्स इनके और इसके बीच में हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स की वैल्यू जितनी होगी इतने के लिए हमें डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मेजर फोर्स यहाँ पे क्या होगा, शियर फोर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ पिच्ड रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग प्राइमरली रेसिस्ट लेटरल लोड। तो लेटरल लोड के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेसिंग। ब्रेसिंग क्या होता है, कोई देखो ट्रस कोई भी हो अपने प्लेन में वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बट वो साइड से अगर कोई फोर्स आ जाए तो वो इजीली ब्रेक हो सकता है या इजीली कोलैप्स हो सकता है, उसके लिए हम ऐसे ब्रेसिंग्स लगा देते हैं। तो लेटरल लोड को जब भी हमें रेसिस्ट करवाना होता है तो उसके लिए हम ऐसे ब्रेसिंग लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेसिंग्स। पर्लिन हमारा बेंडिंग मेंबर होता है, बीम होता है हमारे रूफ ट्रस में, ट्रस तो हमारा ऊपर ही होता है, कॉलम तो नीचे होता है। नेक्स्ट इज देखिए कह रहा है कि गिवन शेप फैक्टर सबसे ज्यादा किसका है। तो मैं बता देता हूँ आपको, सबसे ज्यादा अगर बात करें, सबसे ज्यादा आउट ऑफ ऑल द सेक्शन 2.3 होता है ट्रायंगल के लिए, ठीक। बाकी का मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रेक्टेंगल का होता है 1.5, डायमंड का होता है 2, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का होता है 1.7, आई सेक्शन का होता है 1.15, बट ये थोड़ा वेरी करता है, 1.2 तक भी हो सकता है, ठीक। तो अब इसमें से पूछा है कि इसमें से सबसे ज्यादा किसका है, तो डायमंड सेक्शन का 2, बट सबसे ज्यादा अगर पूछता है तो वो होता है ट्रायंगुलर सेक्शन का अपेक्स अपवर्ड कंडीशन में, जब इसका ये अपेक्स अपवर्ड कंडीशन में होता है। अपेक्स अगर डाउनवर्ड है तो कम होता है, ठीक है, अगर ऐसे है तो कम हो जाता है। द कंसिस्टेंसी ऑफ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाय। कंसिस्टेंसी मीन्स क्या होता है कि कितना वो वर्केबल है, तो जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे कंसिस्टेंसी उसकी बढ़ती जाएगी, इट इज डिपेंडेंट अपॉन वाटर कंटेंट। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट ऑफ ए कोहेसिव सॉइल सेटिस्फाई द रिलेशन। हम जानते हैं कि कोई भी सॉइल है जब हम उसमें वाटर ऐड करना शुरू करते हैं तो कुछ टाइम तक तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो वाइड्स हैं वो वाटर के द्वारा फिल होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि सारे वाइड्स वाटर के द्वारा फिल हो गए, अब अगर हम और वाटर ऐड करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसके बाद इसका वॉल्यूम ऐसे बढ़ने लगता है। तो इस स्टेज, 3 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड, ठीक है, प्लास्टिक एंड लिक्विड। और इसी के करस्पॉन्डिंग ये जो लिमिट है इसको नाम दिया गया, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, इन तीनों का नाम दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा, जाहिर सी बात है ये बढ़ते क्रम में है, तो WL विल बी हाईएस्ट, प्लास्टिक लिमिट विल बी सेकेंड एंड श्रिंकेज लिमिट विल बी लीस्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या पूछा है, वाइड रेशियो गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पोरोसिटी पूछा है, तो इन दोनों में रिलेशन आप याद रखिए कि E/1 + E होता है। अगर आपको ये दिया हुआ है वाइड रेशियो गिवन है, पोरोसिटी पूछा है तो ये, और अगर आपको पोरोसिटी दिया हुआ है वाइड रेशियो पूछा है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, बस यहाँ पुट कर दीजिए 1/2 तो ये हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांस्टेंट हेड परमिटिविटी टेस्ट, क्रॉस सेक्शन गिवन है, फ्लो कह रहा है कि अंडर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो यहाँ पे आई की वैल्यू गिवन है, एरिया की वैल्यू गिवन है और डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन है, कह रहा है परमिबिलिटी। तो देखिए इसमें तो ये देखो मेन जो फॉर्मूला होता है कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी किसके लिए होता है, परमिबिलिटी फाइंड करने के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, सैंड के लिए, ग्रेवल के लिए, इन सब के लिए यूज होता है। नाउ आपसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले देखिए कि कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसको देखते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है। के का उसका फॉर्मूला होता है QL डिवाइड बाई AH। Q is the discharge collected in time t, L is the length of sample, A is the area of cross section of sample, H is the height। तो अब यहाँ पे तो हमें I दिया हुआ है, I का क्या करेंगे, तो डेल्टा H बाई L होता है,
डेल्टा एच बाई एल। तो एच बाई एल की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। दूसरा क्या है तरीका कि डार्सी लॉ, हम जानते हैं डार्सी लॉ क्या कहता है, Q इज इक्वल टू के आई और ए। अब डायरेक्टली यहाँ पुट करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आई को यहाँ पे कन्वर्ट करने के बजाय आप यहाँ पुट करने के बजाय है आप यहाँ पुट कर दीजिए। डिस्चार्ज हमें कितना गिवन है, डिस्चार्ज हमें दिया हुआ है 10, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, आई गिवन है 0.5, एरिया गिवन है 10, 10 से 10 कैंसल आउट, के इज इक्वल टू 1/0.5, ये वैल्यू आ गया हमारा 2। सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी रिलीज्ड बाय ग्रेविटेशनल इफेक्ट फ्रॉम अ यूनिट वॉल्यूम एक्यूफर। इसके लिए कई सारे डेफिनेशंस होते हैं, आप इसको जरूर रट के जाएं, क्योंकि इस एक्यूफर के अंदर बहुत सारे टर्म होते हैं, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक रिटेंशन। इस सारे टर्म को आप रट के जाइए। स्पेसिफिक यील्ड मतलब कि ग्रेविटी के द्वारा जितना वाटर हमारा सॉइल रिटेन कर सकता है, उसके बाद कितना वाटर हम निकाल सकते हैं यूज के लिए, और वो एक्यूफर कितना पानी हमें दे सकता है आफ्टर रिटेंशन ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटी, इज कॉल्ड स्पेसिफिक यील्ड। तो ये हमारा यील्डिंग कैपेसिटी हो गया एक्यूफर का। और स्पेसिफिक रिटेंशन मीन्स कि कितना पानी वो हमें नहीं प्रोवाइड कर सकता, जितने को रिटेन कर लेगा, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन। और दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, पोरोसिटी के बराबर। स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू टोटल पोरोसिटी, टोटल वाटर। सैंड ड्रेन किसके लिए होता है, सैचुरेटेड क्ले में। एक्सेलरेट द कंसोलिडेशन, इसमें क्या करते हैं हम, मान लीजिए क्ले का कोई स्ट्रेटम है, तो इसके बीच में अगर हम सैंड के पार्टिकल्स डाल दें तो उसकी परमिटिविटी ज़्यादा होती है, तो वाटर यहाँ से आके फटाफट पास हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, कंसोलिडेशन फास्ट होगा। कंसोलिडेशन क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर। जो पोर के अंदर वाटर है, जैसे जैसे लोड आएगा तो वो बाहर की तरफ निकलता जाएगा, तो क्या होगा, हमारा सॉइल का जो वाइड्स है वो खाली होता जाएगा, तो हमारा जो बिल्डिंग है वो सेटल होता जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वाइड्स खाली हो रहे हैं। तो इसी को, और ये टाइम के साथ होता है, धीरे 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 धीरे। और ये मेनली क्ले में होता है, सैंड वगैरह में तो जैसे ही आपने लोड अप्लाई किया वाटर बाहर चला गया, क्योंकि उसकी परमिबिलिटी ज़्यादा होती है। सैंड की परमिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्ले की परमिबिलिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए ये बहुत टाइम लेता है वाटर को बाहर निकालने में। इसी को बोलते हैं कंसोलिडेशन। नेक्स्ट इज कॉम्पेक्शन बाय वाइब्रेटरी रोलर इज द बेस्ट सुटेड मेथड। देखिए कॉम्पेक्शन के लिए आप सबको लिए याद करके जाइए कि कॉम्पेक्शन किसके लिए कौन सा कॉम्पेक्शन मेथड यूज होता है, या कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, या कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है। मैं आपको एक बार सबके लिए बता देता हूँ। सबसे पहला होता है रैमर, या फिर जिसे हम हैंड बोलते हैं, रैमर या फिर हैंड कॉम्पैक्टर, जो हाथ से करते हैं। वो सभी सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, उस पर फर्क नहीं पड़ता आप किस सॉइल पे अप्लाई कर रहे हैं। तो छोटे स्केल के लिए घर में करना है आपको, जैसे फ्लोरिंग वगैरह करते हैं, उसके लिए रैमर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है स्मूथ विल्ड, जो आप लोगों ने जनरली रोड कंस्ट्रक्शन में देखा होगा। स्मूथ विल्ड जो जनरली कंक्रीट के टाइप के आपको व्हील्स दिखेंगे, स्मूथ व्हील, तो ये जनरली ग्रेवल के लिए, क्रस्ड स्टोन के लिए, इसके लिए यूज होता है। तो ये बेसिकली सैंड, ग्रेवल सबके लिए काम में आता है, बट जनरली ये रोड कंस्ट्रक्शन में आप सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक। दूसरा होता है न्यूमेटिक टायर्ड। न्यूमेटिक टायर्ड, तो न्यूमेटिक टायर्ड भी बेसिकली सैंड, ग्रेवल, या फिर अगर हमारा कोर्स ग्रेन से सॉइल अगर लिटिल बिट शिफ्ट हो रहा है किधर की तरफ, फाइन ग्रेन की तरफ, कंप्लीटली फाइन ग्रेन नहीं है बट शिफ्टिंग टुवर्ड्स, मतलब सैंड भी है उसमें मिक्स है, सिल्ट भी, थोड़ा बहुत क्ले भी मिक्स है, तो आप न्यूमेटिक टायर्ड की तरफ जाओगे। ये रबर टायर्ड वाले होते हैं, न्यूमेटिक टायर्ड मीन्स रबर टायर्ड वाले, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, रोड कंस्ट्रक्शन में ही काम में आता है। लास्ट है 6 फुट रोलर। तो आपको 6 फुट रोलर कहाँ पे यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ क्ले सॉइल में। और ये कहाँ पे काम में आता है, कोर ऑफ द अर्दन डैम। तो कोर ऑफ अर्दन डैम, जब भी हम, जो अर्दन डैम है उसका जो कोर हम कॉम्पैक्ट करते हैं, उसमें हम 6 फुट रोलर, और ये किस एक्शन के थ्रू करता है, नीडिंग एक्शन के थ्रू। तो आपसे एक्शन भी पूछ सकता है, आपसे टाइप नाम भी पूछ सकता है, आपको टाइप भी दे सकता है, क्ले सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, द 6 फुट रोलर। ये भी पूछ सकता है कि 6 फुट रोलर किस मैकेनिज्म के थ्रू कॉम्पैक्ट करता है, तो नीडिंग एक्शन। इसमें ऐसे टिथ लगे होते हैं, तो डिफरेंशियल करता है ये, मतलब ये ऊपर का लेयर है वो तो करेगा कॉम्पैक्ट, और जितना ये टिथ अंदर जा सकता है यहाँ भी वो कॉम्पैक्ट करता है। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉम्पैक्शन, इसीलिए क्ले में ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट इज, हाँ लास्ट है हमारा वाइब्रेटरी रोलर। वाइब्रेटरी रोलर क्या होता है कि साथ के कॉम्पैक्शन के साथ साथ वो वाइब्रेशन भी देता है। तो वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा यूजफुल किसके लिए है, सैंडी सॉइल के लिए। जैसे जैसे वाइब्रेट होगा लुब्रिकेशन का काम करेगा, और उसमें वाटर भी साथ में ऐड करते हैं, वाटर लुब्रिकेंट का काम करता है। और जैसे जैसे वाइब्रेट होगा वैसे वैसे
कंपेक्शन प्रॉपर होता जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्राई सैंड के लिए, वेल ग्रेडेड वो भी, कि प्रॉपरली वेल ग्रेडेड हो, मतलब सभी सॉइल के साइज प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं वेल ग्रेडेड। और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड किसको बोलते हैं, जिसमें सेम साइज हो, या फिर पुअरली ग्रेडेड भी बोलते हैं उसको। सेम साइज हो तो पुअरली ग्रेडेड, या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड मीन्स ऑल साइज आर प्रेजेंट, छोटे से लेके बड़े तक सभी साइज प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाइब्रेटरी रोलर। नेक्स्ट इज appropriate field test to determine the undrained shear strength of soft clay। तो देखो, जो जिसको हम ला सकते हैं लेबोरेटरी में, उसके लिए तो हम ट्राइक्सल टेस्ट, बॉक्स ईयर टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कर सकते हैं। बट जो बहुत सॉफ्ट क्ले होता है उसको हम अनडिस्टर्ब सैंपल ला ही नहीं सकते लैब तक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइट पे जाके ही काम करते हैं, साइट पे जाके ही टेस्ट करते हैं। तो सॉफ्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेन शीयर टेस्ट। तो जहाँ पे भी सॉइल है वहीं पे जाके हम इसको टेस्ट करते हैं। वेन शीयर टेस्ट दोनों ही होता है, लैब में भी कर सकते हैं इसको, और साइट पे जाके भी कर सकते हैं। सॉफ्ट के लिए वेन शीयर टेस्ट। नेक्स्ट इज फॉर सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल ट्राइक्सल टेस्ट यील्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन है 0। तो देखिए टेस्ट कंडक्टेड, तो ये ट्राइक्सल टेस्ट कई प्रकार के होते हैं। ट्राइक्सल टेस्ट में बता दूं आपको, सबसे CD टाइप होता है, उसके बाद आपको CU टाइप का होता है, उसके बाद आपका UU टाइप का होता है। ये 3 टाइप के जनरली होते हैं। और लास्ट होता है UD, कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। अनकंसोलिडेटेड या कंसोलिडेटेड के मीन्स क्या है, कि हमने उसको कंसोलिडेट होने का टाइम दिया है कि नहीं दिया है। ड्रेन्ड मीन्स हमने उसको ड्रेनेज का अलाउ किया है या ड्रेनेज को बंद कर रखा है पानी के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज। ठीक है, तो 2 स्टेज में होता है ट्राइक्सल शीयर टेस्ट। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट बहुत समय लगता है, क्योंकि हम पहले लोड अप्लाई करके छोड़ रहे हैं उसको पानी को एक्सपेल होने के लिए, कंसोलिडेशन स्टेज कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर से हम ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं कि चल पानी बाहर जितना जा सकता है लोड पे जाएगा, तो उसको मेजर भी करते रहेंगे। दिस इज अ वेरी लॉन्गर टेस्ट। ये किसके लिए काम आता है, जो हम लार्ज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हैं डैम का या फिर एम्बैंकमेंट का, तो उसके लिए काम आता है। ये जो है आपका CU टेस्ट कंसोलिडेट, पहले स्टेज में तो हम कंसोलिडेट होने देते हैं, बट दूसरे स्टेज में क्या करते हैं, हम ड्रेनेज अलाउ नहीं करते हैं। वॉल्यूम चेंज रिस्ट्रिक्टेड होता है, वहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। जो पानी अब बच गया वो अंदर ही रहेगा। इसमें हम पोर वाटर प्रेशर को डेवलप होने देंगे, पोर वाटर प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। तो ये कम ये जनरली 24 घंटे में हो जाता है। और अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन में ना ही तो हमने इसमें कंसोलिडेट होने का टाइम दिया और ना ही ड्रेनेज होने का टाइम दिया, तो ये से हम 15 मिनट में कर सकते हैं। तो ये कब होता है, इंस्टेंट अगर हमें चेक करना हो कि हमने सॉइल पे तुरंत कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, तो उसके लिए काम आता है। CU टेस्ट किसके लिए होता है, कि पहले से उसमें लोड लगा हुआ था बट अचानक से अनलोडिंग हो गया, लोड आ गया। जैसे कि सडन ड्रॉ डाउन, कि एक डैम था, इसमें यहाँ तक वाटर भरा हुआ था और सडनली क्या हो गया, पानी यहाँ से चला गया। तो क्या होगा, लोड था और अचानक से लोड हट गया। अब इसमें जो इफेक्ट होगा उसके बोलते हैं हम कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड का इफेक्ट। या फिर इसमें यहाँ पे बहुत बड़ा एक कोई स्ट्रक्चर था पहले, इसको हमने सडनली हमने यहाँ से डिमोलिश कर दिया, हटा दिया, तो अब इस पे लोड कंप्लीटली हट गया। तो उस केस में जो इफेक्ट इसके अंदर होगा, इसके सॉइल के अंदर, उसको हम सिमुलेट कर सकते हैं CU टेस्ट के द्वारा। UU टेस्ट तो समझ गए, सैंडी सॉइल के लिए, कि सडनली हमने कोई सॉइल डाला उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया, उसका इफेक्ट कैसा होगा, उसके लिए हम ये करते हैं। और बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना है तो उसके लिए हम ये करते हैं। अब इन तीनों का ग्राफ बनता है, तो वो ग्राफ आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे ग्राफ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जस्ट वेट मिनट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, हाँ, तो इसमें था क्या, कि सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल में ट्राइक्सल टेस्ट एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 होता है, कौन से टेस्ट में। तो चलिए अब देखते हैं कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू 0 क्यों होती है और कौन से टेस्ट में होती है। मैं तीनों ही टेस्ट का जो मैंने अभी डिस्प्ले किया आपको, इसके डायग्राम्स दिखाता हूँ। इसे आप डिटेल में पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बट मैं शॉर्ट टाइम में आपको जो बता रहा हूँ, देखिए। सबसे पहले शुरू करते हैं CD टेस्ट से, सबसे पहले वाले टेस्ट का। इसका जो डायग्राम होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस टाइप से होता है। तो इसमें आपको दोनों ही याद रखने हैं। ये होता है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए और ये होता है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए। तो ये पूछता है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले की वैल्यू 0 होती है, कोहेशन की वैल्यू। ये हमारा कोहेशन है और इसका एंगल इंटरनल फ्रिक्शन है। तो ये जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले होता है, उसमें हमारा पोर वाटर प्रेशर
की वजह से कोहेजन इसमें मोबिलाइज ही नहीं हो पाता है। इसलिए नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले अगर है और CD टेस्ट है तो उसमें नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए CO की वैल्यू 0 होगी, बट ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है या फिर डेंस सैंड है तो उस केस में CO की वैल्यू, डेंस सैंड में तो C होगा ही नहीं है क्योंकि डेंस सैंड में तो सिर्फ I ही होगा, बट अगर कंसोलिडेटेड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है तो उस केस में हमें C की वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये हो गया CD के लिए। दूसरा होता है CU के लिए। CU के लिए दोनों ही पॉसिबल है कि 0 भी हो सकता है और कुछ C की वैल्यू भी हो सकती है। ये एक्सिस मेजर करता है C की वैल्यू, ये एक्सिस मेजर करता है शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू को, टाउ को, और इसका स्लोप, लाइन का स्लोप मेजर करता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को। तो C और फाई क्या है? शियर स्ट्रेंथ के पैरामीटर कहते हैं इनको, और शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस सिग्मा टेन फाई। ठीक है, कुलम्स मेथड, C प्लस सिग्मा टेन फाई, कोहेजन प्लस नॉर्मल स्ट्रेस 10 टाइम्स ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन। और जो लास्ट हमारा यूयू टेस्ट है, यूयू टेस्ट का कैसा होता है वो भी डायग्राम देख लीजिए आप। यूयू टेस्ट में ये डायग्राम हमें हॉरिजॉन्टल दिखता है कंप्लीटली, दैट मीन्स ये टेस्ट, ये टेस्ट, तो ये हर बार आपको एक डिफरेंट वैल्यू ही देगा, मतलब ये हर बार आपको यहाँ पे इक्वल वैल्यू ही मिलेगा। तो जब आप इसे चार्ट प्लॉट करेंगे तो ये चार्ट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ C ही होगा आपके पास, फाई की वैल्यू 0 होगी हमेशा। ठीक, तो CU टेस्ट, UU टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें फाई की वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम इसमें फाई को मोबिलाइज होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सॉइल के ऊपर डायरेक्टली लोड अप्लाई करना हमने शुरू कर दिया, तो उसके अंदर वाटर है, तो सॉइल पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन कब डेवलप होगा? जब वाटर वहां से जाएगा बाहर, तभी तो सॉइल पार्टिकल आपस में टच में आएंगे, तो वहां फ्रिक्शन जनरेट होगा। अब उसके अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो पानी के पास तो कभी टच में ही नहीं आएगा, कभी फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं हो पाएगा। इसलिए यूयू टेस्ट में क्या होगा, जितनी भी आप सैंपल लेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ कोहेसन ही दिखेगा। ठीक है, फाई की वैल्यू 0 दिखेगी क्योंकि फाई मोबिलाइज ही नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सराउंड कह रहा है नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन क्या होता है। नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन हम जानते हैं कि कब होता है, कि अगर मान लीजिए हमने एक पाइल, यहाँ पे ये सॉइल है हमारा, इसके अंदर हमने पाइल को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब क्या होगा, कुछ समय के बाद ये सॉइल नीचे सेटल होता है, तो नीचे सेटल होगा तो ये जो हमारा पाइल है इसको भी चाहेगा कि ये नीचे ले जाए, तो ये इस पे एक्सेसिव लोड, इस पे जो भी लोड लग रहा है P, उसके अलावा ये इसको नीचे ले जाने का एक फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे टोटल लोड क्या होता है, P प्लस में ये जो सेटलमेंट लोड है वो, तो इसका लोड बढ़ जाता है पाइल का। और ये पाइल का लोड बढ़ता है क्यों? क्योंकि सेटलमेंट हो रहा है सराउंडिंग सॉइल का, ये साइड के सॉइल जो है वो सेटल हो रहा है, इस वजह से इस पर नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन लगाता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट में काम कर रहा है हमारे पाइल के, पाइल का लोड और बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है सराउंडिंग सॉइल सेटल्स मोर देन द पाइल, सराउंडिंग सॉइल जो है वो ज़्यादा सेटल होगा तो ये पाइल को भी नीचे लेके जाएगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज व्हेन वन और मोर ऑफ द वायर्स ऑन वन साइड और बोथ साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल और टावर आर ब्रोकन। कह रहा है कि ये हमारा टावर है, इसके दोनों साइड में वायर लगे हुए हैं, मतलब दोनों तरफ से टेंशन इक्वल है, तो ये स्टेबल है। कह रहा है कि सडनली क्या हुआ, एक तरफ का वायर टूट गया, तो क्या होगा, जैसे ही टूटेगा इधर से टेंशन आएगा सिर्फ और एक तरफ से टेंशन नहीं आएगा, तो ये इसमें क्या करेगा, अनबैलेंस्ड पुल अप्लाई करेगा, क्योंकि सडनली अप्लाई हुआ है तो ये इसमें अनबैलेंस्ड पुल, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ट्विस्टिंग मोमेंट, मतलब ये ट्विस्ट भी हो सकता है सडनली लोड की वजह से। साइक्लिक लोडिंग के उसको बोलते हैं कि ऐसा लोड जो बार बार कुछ समय अंतराल के बाद लगे। अपलिफ्ट प्रेशर किसमें होता है, सॉइल के में नीचे से ऊपर की तरफ। इंपैक्ट लोडिंग क्या होता है, कोई चीज सडनली आके किसी चीज पे इंपैक्ट करे, तो इन सब में से वैसे भी ऑप्शन गलत है। इन स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल बाय मिक्सिंग विद वाटर सीमेंट, अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज्ड एज अ परसेंट ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है, अगर हमें सॉइल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, जो सॉइल है वो तो है ही, सॉइल को हम कई तरीके से बढ़ा सकते हैं, जिसमें से एक कॉम्पैक्शन हमने देखा कि कॉम्पैक्ट करके भी बढ़ा सकते हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कौन सी स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। तो सॉइल स्टेबलाइजेशन के बहुत सारे तरीके, अब डिपेंड करता है कि हमें कौन सा सॉइल है वहाँ पे, उस पर हमें, एक होता है मैकेनिकल, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिक्स करते हैं उसमें, फिर उसको कॉम्पैक्ट करते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। उसमें से और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताता हूँ। एक होता है लाइम स्टेबलाइजेशन, हम क्या करते हैं इसमें लाइम ऐड करते हैं सॉइल में, और ये किसके लिए है एप्लीकेबल, लाइम क्ले के लिए, लाइम स्टेबलाइजेशन क्ले के लिए। तो लाइम ऐड करेंगे तो लाइम क्या करेगा, अपने हाइड्रेशन प्रोडक्ट बनाएगा और CaOH2 बनाएगा, और ये क्या करेगा, एक
सीमेंट की तरह काम करेगा हमारे सॉइल में। तो ये लाइम में बहुत यूजफुल होता है। लाइम किसमें? क्ले में। तो लाइम को स्टेबलाइज करना है तो जनरली हम क्ले में यूज करते हैं। इसका परसेंटेज जनरली 2 से 10% होता है। तो अगर लाइम स्टेबलाइजेशन पूछता है, परसेंटेज आपको 2 से 10%। दूसरा, सीमेंट स्टेबलाइजेशन जो है वो हमारा अगेन सब में यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट सुटेड फॉर ग्रेनुलर सॉइल। जो बड़े सॉइल होते हैं जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, इनमें काम में आता है। इसके जो परसेंटेज होते हैं वो नॉर्मली 5 से लेके 14% तक होता है। ठीक है। बट आपको अगर पूछा जाए कि भाई सिंपली कि अगर हमारे पास रफली कि अगर हमारे पास सैंडी सॉइल है तो 5% ऐड करेंगे, और अगर क्लेली सॉइल है तो 15% ऐड करेंगे। ठीक। तो अगर हमारे पास सैंडी सॉइल है तो 5% इज फॉर सैंडी सॉइल, और जैसे जैसे प्लास्टिसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब फाइननेस बढ़ता जाएगा, तो 14% तक जा सकता है। तो 5 से लेकर 14% इसका नॉर्मल रेंज है सीमेंट को ऐड करने। 14% या 15% किसके लिए काम आता है? अगर हमारा सॉइल क्लेली सॉइल है। और कौन कौन सा होता है इसमें? बिटुमेन स्टेबलाइजेशन भी होता है, केमिकल स्टेबलाइजेशन भी होता है। इन सबसे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, अपने सॉइल की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो अब इसे डिटेल में जाके एक बार जरूर पढ़ लें। लाइम स्टेबलाइजेशन से एक क्वेश्चन आपको नॉर्मली देखने को मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एज पर आईएस क्लासिफिकेशन, फाइन ग्रेन सॉइल इज हाईली कंप्रेसिबल। देखिए एस कोड ने सॉइल को, फाइन ग्रेन सॉइल को 3 भागों में डिफाइन किया है। ये हो गया मोर देन 50%। ठीक। ये हो गया 35 to 50%। और ये हो गया हमारा लेस देन 35%। किसकी वैल्यू? लिक्विड लिमिट की। तो अगर 35 से कम है तो इसे बोलेंगे हम CL, लो प्लास्टिक क्ले। ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में 35 to 50 के बीच में है तो इसे हम बोलेंगे CI, इंटरमीडिएट। और अगर 50% से ज़्यादा WL है हमारे सॉइल का तो उसको बोलेंगे CH। ठीक। तो आप 50, 35 और 30, मतलब 50, 35 दो याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। 35 से अगर कम है तो लो, 35 से 50 के बीच में है तो इंटरमीडिएट, और अगर 50 से ज़्यादा है तो हाई। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि फाइन ग्रेन सॉइल को हाईली कंप्रेसिबल, तो एच को कैसे डिनोट करते हैं? CH से डिनोट करते हैं। तो कह रहे हैं उसके लिए लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या है? तो 0.5। 0.5 मीन्स परसेंटेज वाइज 50% हो गया। ठीक है। तो मोर देन जब होगा तो 50%। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, CBR टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोड में आज के डेट में भी रोड हमारा CBR टेस्ट से ही डिजाइन होता है। तो CBR टेस्ट हम क्या करते हैं? इससे हम मटेरियल की, पेवमेंट की स्ट्रेंथ जानते हैं। पेवमेंट की नहीं, बेसिकली सबग्रेड की हम स्ट्रेंथ पता करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस रॉक मटेरियल। कि रॉक को अगर क्रॉस करके हम टेस्ट करें उसके मुकाबले हमारे पेवमेंट की या फिर हमारे सबग्रेड की कितनी स्ट्रेंथ है, तो इसे हम परसेंटेज वाइज में कहते हैं। जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा, मान लीजिए किसी सबग्रेड की स्ट्रेंथ CBR वैल्यू है 60%, दैट मीन्स आवर सबग्रेड इज 60% नियरर टू द रॉक स्ट्रेंथ और द रेफरेंस मटेरियल। तो जितना ज़्यादा है उतना ही अच्छा है। तो CBR परसेंटेज, तो ये इससे क्या फाइंड करते हैं? फिर थिकनेस रिक्वायरमेंट, कि जितना ज़्यादा CBR होगा उतनी थिकनेस कम की जरूरत पड़ेगी। जितना CBR की वैल्यू कम होगा मतलब उतना वीक है हमारा सबग्रेड या फिर पेमेंट मटेरियल, तो उतनी थिकनेस ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इससे हम थिकनेस निकालते हैं। गिबियंस आर यूज फॉर, गिबियंस क्या होता है? ये आपने सब ने देखा होगा, ये रिटेनिंग वॉल की तरह ही काम करता है। रोड साइड में क्या करते हैं? जनरली रॉक्स ऐसे ऐसे लगाते हैं रोड साइड में, स्लोपिंग इसमें। ठीक है। यहाँ पे रॉक्स दिखेगा आपको, और इन सबको ये वायर से बंधे होते हैं, ऐसे ऐसे वायर से बंधे होते हैं। रोड साइड में आप सभी लोगों ने जनरली देखा होगा, रोड साइड में कई बार जगह इनकी जगह सैंड बैग भी यूज होता है। इसे कहते हैं गिबियंस। और इसका काम क्या होता है? इरोजन को रोकना, या फिर साइड को, ये जो भी हमारा मटेरियल है वो हमारा स्लोप को स्टेबल करने के लिए। तो क्या काम क्या है? प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड स्कोरिंग। चलिए आगे चलते हैं। एज पर 1904 अलाउबल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, तो ये तो डायरेक्टली कोड से वैल्यू है, तो आप याद भी कर लें कि राफ्ट फाउंडेशन के लिए, प्लास्टिक क्ले और सैंड के लिए की वैल्यू कितनी है? 175। मैं आपको आइसोलेटेड के लिए बता देता हूँ, वो भी वैल्यू कई बार पूछा जाता है। आइसोलेटेड के लिए क्या वैल्यू है? तो आइसोलेटेड की जो वैल्यू है 50 एंड 75, और इसके लिए 75 एंड 100। 75 किसके लिए होगा? राफ्ट के लिए। कौन से केस में? सैंड के केस में, और ये क्ले के केस में। तो क्ले में सेटलमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है सैंड के मुकाबले। ठीक है। और ये हो गया हमारा आइसोलेटेड के लिए।
नेक्स्ट ट्रांसमिशन लाइन टावर इज डिजाइन फॉर, जो ट्रांसमिशन लाइन टावर होता है जो वायर को कैरी करता है, इसमें सभी प्रकार के फोर्स लगते हैं क्योंकि ये 3D स्पेस में होता है, स्पेस में है, तो इसमें जो वायर होते हैं विंड का भी इफेक्ट हो सकता है, वायर के जो टेंशन होते हैं वो तो होते ही हैं, इसलिए इनको हम वर्टिकल वर्टिकल लोडिंग, लेटरल लोडिंग, वर्टिकल लोडिंग किसके द्वारा, जो इसका वेट होता है वायर का, लेटरल लोडिंग किसके द्वारा, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल जो इसके लेंथ वाइज है, वो कई सारे कारणों से, अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग। एंड टॉर्सनल, टॉर्सनल लोड कब, कि अगर वायर में विंड चल रहा है तो ये वायर इस पे क्या करता है, एक इफेक्ट जनरेट करता है ट्विस्टिंग का, जिसे हम कहते हैं टॉर्सनल। ट्रांसमिशन लाइन टावर कैन बी एनालाइज्ड एज कैंटिलीवर स्पेस फ्रेम, क्योंकि ये नीचे से फिक्स है ऊपर से फ्री है, तो इसे हम कैंटिलीवर की तरह डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर बीम एक्स, रेक्टेंगुलर बीम है कोई एक्स, तो कह रहा है कि इसकी जो बेंडिंग कैपेसिटी होगी वो किस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो देखते हैं चलिए। रेक्टेंगुलर बीम है तो इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, तो जानते हैं हम रेक्टेंगुलर बीम का फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, जेड पे, सेक्शन मॉडुलस पे, और किसी भी बीम का, और इसका सेक्शन मॉडुलस क्या होता है रेक्टेंगुलर बीम का, बी डी स्क्वायर बाई 6, तो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन डी के स्क्वायर टाइम्स, इसीलिए अगर आप डेप्थ को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा एज कम्पेयर टू विड्थ, कितना टाइम ज़्यादा, स्क्वायर टाइम्स ज़्यादा, इसलिए प्रेफर, आपने जितने भी बीम देखा होगा आपने सभी में देखा होगा कि विड्थ कम होता है, डेप्थ ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि डेप्थ के स्क्वायर टाइम प्रोपोर्शनल है उसका स्ट्रेंथ, तो जाहिर सी बात है अगर हम 2D बढ़ाया हमने तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो स्ट्रेंथ बढ़ गया कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। एज द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम हम जानते हैं लिमिट स्टेट मेथड में ऐसा होता है, दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम, और क्या कह रहे हैं शियर, तो शियर का डायग्राम क्या होता है, ये होता है हमारा शियर स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। तो देखिए तीनों चीज है, ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है, ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है, और ये हमारा शियर डायग्राम। बट करेक्ट सेक्शन लेते हैं, ये हमारा, ये तब के लिए जब अनकरेक्ट हो, बट करेक्ट सेक्शन में अगर हम लेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाता है, और इसके बाद ये स्ट्रेट पोर्शन बन जाता है, ठीक है। करेक्ट सेक्शन में स्ट्रेट और पैराबोलिक होता है, बट अगर करेक्ट नहीं लेते हैं अनकरेक्ट सेक्शन में पैराबोलिक रहता है। अब क्या पूछा है कि न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा, तो आप देख सकते हैं शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है, बेंडिंग स्ट्रेस भी जीरो होता है और स्ट्रेन भी जीरो होता है, दोनों ही चीजें जीरो होती है, याद रखिएगा न्यूट्रल एक्सिस पे, और ये हमारा है न्यूट्रल एक्सिस। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर किसको बोलते हैं, जहां पे मान लीजिए ये हमारा ओवर हैंगिंग बीम है, लोड लग रहा है यूडीएल, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से, तो इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर। जहां पे बेंडिंग मोमेंट खत्म हो रहा है उसको नहीं बोलेंगे, जहां पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हो, या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कहीं भी जा रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर। और एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे कर्वेचर अपना साइन चेंज करे, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट किस पे डिपेंड है, कर्वेचर पे, और बेंडिंग मोमेंट जहां पे साइन चेंज करता है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर। तो कभी कभी नंबर भी पूछ लेते हैं कितने होंगे, तो ओवर हैंगिंग बीम में तो 2 होंगे पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर, फिक्स बीम है तो फिक्स बीम में भी 2 होंगे। देखिए फिक्स बीम का डायग्राम कैसा होता है, यूडीएल लोड के साथ ऐसा, ठीक, तो आपको वहां भी पूछ सकता है, तो डिपेंड करता है कौन सा स्ट्रक्चर गिवन है उसके आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, मैंने अभी बताया था आपको शुरुआत में ही कि किसका रेशियो होता है, पॉइजन रेशियो। राफ्ट फाउंडेशन इज जनरली प्रेफर्ड व्हेन द एरिया ऑफ फुटिंग, जब आइसोलेटेड फुटिंग का एरिया 50% एरिया से ज़्यादा हो जाए, जो हमारा प्लान का एरिया है, तो हम उसे राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। वर्टिकल कॉलम हैज़ 2 मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, जाहिर सी बात है अगर जो कॉलम है अगर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो हमारा कॉलम फेल किस में होगा, जिसमें मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कॉलम का डिजाइन करते हैं तो हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं बिल्टअप कॉलम को कि दोनों डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बराबर हो जाए। तो ये स्पेसिंग हमें इस तरह से फाइंड करना होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाए, ताकि हम सेक्शन को इफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाए, कि ये जब फेल हो तो दोनों ही डायरेक्शन में इक्वली स्ट्रांग हो, किसी भी डायरेक्शन में पहले फेल ना हो। नेक्स्ट इज सिंपली सपोर्टेड बीम है, सबजेक्टेड टू पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन पी, L/3 पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो उस केस में कह रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा। देखिए इसको आप लॉजिक से ही फाइंड कर सकते हैं,
क्या कह रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो कह रहे हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, और ये L/3 डिस्टेंस है, ये हो गया 2L/3। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, आप इसको कई तरीके से अगर लॉजिक इस्तेमाल करेंगे तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक। अगर ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो इसको आप कंजुगेट बीम मान लीजिए, तो ये लोडिंग हो गया। अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस टाइप से होगा। बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम होगा वो कहाँ पे होगा, नियर टू सेंटर, नियर टू सेंटर, नॉट एट सेंटर, नियर टू सेंटर एंड बिटवीन लोड। तो यही पूछा है इसने कि कहाँ पे होगा, तो समवेयर बिटवीन पी एंड सेंटर ऑफ द स्पैन। इसने लोकेशन नहीं पूछा है, बस आइडिया पूछा है कि आइडिया बताइए कि किधर की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेन साइज एनालिसिस कह रहा है कि हमारे पास ये है, तो हम जानते हैं कि सॉइल केस में हमारे सॉइल के लिए हमारे पास दो टर्म्स हैं, CU और CC, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोर्स ग्रेन सॉइल को जानने के लिए, जैसे कि फाइन ग्रेन सॉइल को जानने के लिए हमारे पास प्लास्टिसिटी है, उसी प्रकार से कोर्स ग्रेन सॉइल कैसा है उसकी बिहेवियर को जानने के लिए हम यूज करते हैं CC एंड CU। ठीक, CU क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और ये क्या रेशियो होता है, D60/D10 का। D10 को हम इफेक्टिव साइज भी कहते हैं। D60 का मतलब क्या हुआ कि ऐसा डायमीटर पार्टिकल का जिसमें 60% पार्टिकल्स जो है उससे पास हो रहे हैं, वो डायमीटर क्या है, मतलब वो उस पार्टिकल का साइज क्या है। 10 मीन्स 10% ओनली पास हो रहे हैं, 90% आर रिटेनिंग। तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, CU। इसमें क्या पूछा है, यूनिफॉर्मिटी पूछा है, तो CU D60 कितना है, 0.0045 डिवाइड बाई D10। D10 कितना है, इतना 0.009, ये फाइन करेंगे तो 5 आएगा। और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। अगर ये वैल्यू अगर इसमें पूछेगा तो भी हम फाइन कर सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू गिवन है। तो ये CC की वैल्यू, कभी कभी ये पूछता है कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए और पोअरली ग्रेडेड के लिए। तो CC की वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में है तो वेल ग्रेडेड है सॉइल हमारा, और CU की वैल्यू अगर 6 से ज़्यादा है तो सैंड हमारा वेल ग्रेडेड कहलाएगा, और अगर 4 से ज़्यादा है तो हमारा ग्रेवल वेल ग्रेडेड कहलाएगा। अगर 4 से कम है या इसमें 6 से कम है तो पुअरली ग्रेडेड कहलाएगा। अगर 6 से ज़्यादा है या 4 से ज़्यादा है ग्रेवल के लिए तो ये वेल ग्रेडेड कहलाएगा। और वेल ग्रेडेड के लिए CC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 to 3 के बीच में लाई करनी चाहिए। वेल ग्रेडेड मैंने बता दिया कंसेप्ट, वेल ग्रेडेड मीन्स सभी सॉइल प्रेजेंट है, सभी पार्टिकल के साइज प्रेजेंट है। पुअरली ग्रेडेड मीन्स सेम साइज प्रेजेंट है या फिर कोई साइज मिसिंग है, गैप ग्रेडिंग जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूमॉक्स चार्ट किसके लिए यूज होता है, वर्टिकल स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए। तो चार्ट को यूज करके हम फाइंड करते हैं। तो यही पूछा है यहाँ पे, स्ट्रेस इन द सॉइल ड्यू टू सरफेस लोडिंग, वर्टिकल स्ट्रेस। प्लेट लोड टेस्ट, द विड्थ ऑफ प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है कि हम सेटलमेंट और बियरिंग कैपेसिटी दोनों ही फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको जिस लेवल पे हमें फाउंडेशन को बनाना है वहां पे तक गड्ढा करते हैं, एक्सकवेट करते हैं, और विड्थ कितना होता है इसका, 5 टाइम्स ऑफ प्लेट साइज। तो ये हमारा विड्थ ऑफ प्लेट है। तो इस जो पिट बोलते हैं, पिट का जो साइज होता है 5 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ प्लेट। और फिर यहाँ पे हम जैक से लोड लगाते हैं, फिर सेटलमेंट मेजर करते हैं। तो इसके डायमेंशन से भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि प्लेट का डायमेंशन क्या होता है, तो 30 मिनिमम और 75 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो सकता है। इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 25 mm प्लेट की, कभी कभी ये भी पूछते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट इज स्किन फ्रिक्शनल अलोंग द पाइल इज प्रोवाइडेड बाय, स्किन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंट अलोंग द पाइल इज प्रोवाइडेड बाय। तो जो पाइल के अलोंग जो स्किन फ्रिक्शन है हो रहा है वो किसके द्वारा रेसिस्ट होता है, तो रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ द पाइल। तो जो रिलेटिव सेटलमेंट हो रहा है हमारा पाइल, मतलब रिलेटिव मीन्स हमारे सॉइल के रेस्पेक्ट में जो सेटल हो रहा है हमारा पाइल, उसको बोलते हैं। हमने देखा था कि सॉइल अगर ज़्यादा सेटल हो रहा है हमारे पाइल से तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होगा। तो कह रहा है कि वही स्किन फ्रिक्शन जो होता है रेजिस्टेंस, ये किसके द्वारा होता है, तो ये जो रिलेटिव सेटलमेंट, अगर ये कम हो रहा है हमारा पाइल कम सेटलमेंट हो रहा है और सॉइल ज़्यादा सेटलमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं रिलेटिव सेटलमेंट। दोनों बराबर हो रहे हैं तो रिलेटिव सेटलमेंट 0 हो जाएगा, अगर अलग अलग हो रहे हैं तो रिलेटिव सेटलमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। नेक्स्ट इज व्हेन द वाटर टेबल इज क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस। आप देखिए इसके लिए कई बार क्वेश्चन पूछते हैं अलग अलग तरीके से। ये हमारा फाउंडेशन है मान लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और वाटर टेबल अगर जो फुटिंग का विड्थ है ये हमारा विड्थ B है,
अगर बी लेवल से नीचे है, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल इससे अगर नीचे है कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बेयरिंग कैपेसिटी पे सेम रहेगा। बट जैसे जैसे ये बी डेप्थ से ऊपर आना शुरू करेगा वाटर लेवल, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो इसकी स्ट्रेंथ घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, घटते 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 मैक्सिमम कहाँ तक घट सकता है, जब ये ग्राउंड सरफेस पे आ जाए, और जब ग्राउंड सरफेस पे आ जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू घट जाएगी कितनी, 0.5 टाइम्स, मतलब जितनी बियरिंग कैपेसिटी थी उसकी आधी रह जाएगी। ठीक है, तो इफेक्ट समझ गए आप लोग। तो ये पूछा है कि बेयरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम कितना रिड्यूस हो सकता है अगर ग्राउंड पे आ गया, तो 1/2। तो चलिए 50 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं एक नया वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, 1.5 या 2 महीने में पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग खत्म करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने चूज किया है कि ईच एंड एवरी डे मैं एक टॉपिक सेलेक्ट करूंगा, पहले उसकी थियोरी क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद मैं उस टॉपिक से या उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी जेई के हो, चाहे किसी स्टेट के इंजीनियरिंग सर्विस में हो, जीपीएससी यूपीएससी, या फिर कहीं भी आया हो ऑल ओवर इंडिया, तो मोस्टली मैंने कवर करने की कोशिश किया है कि पहले चैप्टर को कंप्लीट करवाऊं, फिर सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन बैंक की तरह मैं उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं उनको उसके पीछे अटैच करूं और फिर आपको यहाँ पे क्लास में रिप्रेजेंट करूं। मुझे नहीं लगता कि आप अगर उतना प्रैक्टिस कर लेते हैं हर एक चैप्टर का, तो आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे। एटलीस्ट आप 80 to 85% क्वेश्चन करके ही आएंगे, बिकॉज क्वेश्चन आर ऑलवेज रिपीटिंग इन नेचर। आपको क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुए नजर आएंगे। आप उतने भी कर लेते हैं तो आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। 10 में से 3 या 4 एग्जाम तो आप आराम से ही क्लियर कर लेंगे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कहीं पे आप फंस जाओ तो आप उसके लिए थियरी रेफर कर सकते हो, बट आप उतने प्रैक्टिस कर लें। तो मेरा यही है कि अभी कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हर एक टॉपिक और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को कंपाइल मैंने करना शुरू कर दिया है। तो कल से मैं एक वीडियो हर एक टॉपिक पे डालूंगा और मैं इसको अल्टरनेट करके डालूंगा, जैसे कि आज सॉइल का डाला, कल दूसरे सब्जेक्ट का डाला, सर्वेइंग का, इस तरह से मैं कवर करूंगा ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करते रहें। ठीक है, दिस वॉज फ्रॉम माई एंड। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मुझे क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो उसको भी बताइए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ इसको। लाइक कीजिए चैनल को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स वाज फ्रॉम माई एंड, थैंक यू।